ये पानी नहीं है, बेटे बेटियों के आंसुओं का सागर है। कहते हैं सरस्वती नदी यही लुप्त है। सरस्वती माँ का एक और नाम। ये वो स्थल है जो हमें जोड़ता है माँ के प्यार दुलार से, उसके उपकार से, एक अनचुकाए उधार से। सिद्धपुर गुजरात, माँ के श्राद्ध की एकमात्र पावन भूमि। एक नौकरी, पोस्ट या टारगेट के पीछे भागने की मजबूरी नहीं है। सेल्स एक जोश है, जुनून है, एक जज्बा है। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। You can present ETV सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। जल्द आ रहा है आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए। क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। एक बात तो तय है कि किसी भी कानून की सख्ती से पालना में सबसे बड़ा हाथ पुलिस का होता है। ये पुलिस का कर्तव्य होता है, फर्ज होता है कि वो किसी भी कानून की सख्ती से पालना कराए और न्याय सुनिश्चित करे। उत्तर प्रदेश पुलिस मशहूर है अपने क्राइम कंट्रोल के नए नए फॉर्मूलों के लिए। जी हां, आप इसे व्यंग्यात्मक भी समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बलात्कार और दुष्कर्म के मामलों पर काबू नहीं कर पा रही, ये बात तो सब जानते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक नया फॉर्मूला निकाला है, और वो ये कि बलात्कार का मामला तो दर्ज कर लें, लेकिन साथ ही बलात्कार पीड़िता को भी हवालात में बिठा दें, ताकि किसी को मामले की कानो कान खबर ना हो। कुछ ऐसा ही किया यूपी पुलिस ने, जब उसने 10 साल की एक मासूम को, जो कि बलात्कार पीड़िता थी, बिठा दिया हवालात में। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के महिला थाने की हवालात में बंद 10 साल की ये वो मासूम है जो अपने परिजनों के साथ महिला थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने आई थी। आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस ने मासूम का मामला तो दर्ज किया, लेकिन बच्ची को हवालात में महज इसलिए डाल दिया ताकि वो मीडिया के सामने अपनी आप बीती नहीं बता सके और आमजन के बीच पुलिस की छवि अच्छी बन जाए। 2 महिला कांस्टेबल निलंबित की गई हैं और दोनों थाना प्रभारी और एसआई इनको लाइन हाजिर किया गया है। हवालात में बंद 10 बरस की इस मासूम के साथ गांव के ही दबंग ने दुराचार किया। ऐसे में पुलिस नहीं चाहती थी कि इस घिनौनी वारदात का उस समय तक किसी को पता चले, जब तक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर अपनी पीठ नहीं थपथपवा लेती। ऐसे में पुलिस वो सभी नियम कायदे भूल गई जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने लागू किए हैं। एक तो नाबालिग बच्ची है, उसको हवालात में न अभियुक्त के रूप में आप रख सकते हैं, न पीड़ित के रूप में रख सकते हैं। मामले के उजागर होने पर बुलंदशहर जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला थाना इंचार्ज और एक महिला सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर करने के साथ ही थाने में तैनात 2 महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। इस घटना ने ये साबित कर दिया है कि समाजवादी सरकार में पुलिस वही कर रही है जो उसे उसकी सुविधा के अनुसार पसंद है। आरोपी और फरियादी को भी पुलिस समाजवादी दृष्टि से एक समान ही समझ रही है। कहां अफीम के दूध की तस्करी करते तस्कर आए पुलिस की गिरफ्त में, बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म क्राइम फ्लैश। बलात्कार का आरोपी बेटी के साथ घिनौनी हरकत करने के बाद मां ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पटना बिहार में मां की तहरीर पर आरंभिक जांच के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। वहीं आरोपी अधिकारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा, कहा सेक्स टूरिज्म का केंद्र बना भारत। सेक्स के लिए 1 महीने के वास्ते बीवी खरीद रहे हैं विदेशी। हैदराबाद में सूडान से आए एक अधेड़ के चंगुल से छूटी लड़की ने किया ये खुलासा। गरीब मुस्लिम परिवारों की मजबूरी का फायदा उठाकर मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका से बड़ी संख्या में आ रहे हैं धनी विदेशी। स्थानीय एजेंटों और काजियों की मिली भगत से चल रहा है 1 महीने की शादी का ये घिनौना खेल। एनसीआर इलाके में ग्रेटर नोएडा में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का हुआ भाडाफोड़।
रामपुर गांव के जंगली इलाके में चल रही थी ये फैक्ट्री। छापे में पुलिस ने 5 देसी पिस्तौल, हथियार बनाने के काम आने वाले उपकरण और कच्चे माल सहित एक युवक को किया गिरफ्तार। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ सीमांत क्षेत्र अफीम को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। यूं तो अफीम का दूध निकालने से लेकर अफीम बनाने तक की सारी प्रक्रिया सरकारी नियंत्रण में है, लेकिन जैसे ही डोडों से दूध निकलना शुरू होता है वैसे ही सक्रिय हो जाते हैं अफीम के तस्कर। पिछले दिनों राजस्थान में अफीम के दूध की तस्करी करते 2 तस्कर किए गए गिरफ्तार और इनके कब्जे से बरामद किया गया लाखों रुपए की कीमत का 28 किलो अफीम का दूध। जालौर राजस्थान की रानीवाड़ा थाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में उस समय सफलता मिली जब पुलिस ने इस जीप के जरिए भारी मात्रा में अफीम का दूध ले जा रहे इन दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया। एक जीप जो आ रही थी उसको हमने रोका और उसकी तलाशी ली तो उसमें 27 किलो दूध का अफीम बरामद हुआ है। जालौर के निकट मंडारडी गांव के पास नाकेबंदी के दौरान पकड़ी गई इस जीप में तस्कर अफीम का दूध छोटी सादड़ी से लाए थे। ये दूध किस इलाके में ले जाया जा रहा था और इसे किसके इशारे पर ले जाया जा रहा था, इसके बारे में गिरफ्तार तस्करों ने फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। ये पूछताछ में आरोपियों द्वारा उक्त माल को छोटी सादड़ी से राम रतन पाटेदार से लाना बता रहे हैं। करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत के अफीम के इस दूध की तस्करी के साथ ही इस बात का खुलासा हो गया है कि राज्य में अफीम तस्करों का पूरा गिरोह सक्रिय है और इसकी बानगी है पुलिस की गिरफ्त में आए ये 2 तस्कर। इनसे पूछताछ के बाद ही गिरोह के अंतिम छोर तक पहुंचने की पुलिस को उम्मीद है। कौन करवा रहा है बिहार के बालू व्यवसायियों का कत्ल, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. मोहतरमा! मामा! बेबी! मामा! मिया! आइए तो सही। मामा मिया! मीठे से भी मीठा मामा मिया। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। जननायक श्री चंद्रशेखर जी की जयंती की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का आयोजन। स्थान श्री चंद्रशेखर जी स्मारक ट्रस्ट, रामपुर, जहानागंज, आजमगढ़। पूरी दुनिया में जिसका नाम रोशन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। सूर्य देवता वे स्वयं आते हैं रोज सुबह। ये है पाटन की रानी उदयमती की वाह। कुआं गहरा होता है ये तो सुना था, ऊंचा होता है ये आज पहली बार देख रहा हूं। देखिए वडनगर का ये कीर्ति तोरण, जिसने बहुत कुछ देखा। ये पत्थर नहीं, इतिहास के पन्ने हैं, सुनिए इनका संगीत। यहाँ खुशबू है हुनरमंद हाथ की, बीती हुई बात की। यहाँ खुशबू है गुजरात की।
कुछ पल तो बिताइए इतिहास में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलात को खिलखिलात बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। अब आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। सचमुच जमाने ने बड़ी तरक्की कर ली है। अब मिट्टी बेचकर भी लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमाया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं बिहार के बालू व्यवसाय की। बालू, जिसे कुछ जगहों पर बजरी भी कहा जाता है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने ग्रोथ की है, वैसे वैसे बालू की मांग भी लगातार बढ़ती गई है और इसके व्यापार में लोगों ने अच्छी खासी चांदी काटी है। मैं बात कर रहा हूं बिहार की, जहां पिछले 4 महीनों में 3 बालू व्यवसायियों की कर दी गई हत्या। समानता ये थी कि तीनों आपस में दोस्त थे और तीनों की हत्या करवाई गई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए। आखिर क्या है ये पूरी मिस्ट्री, यही बता रही है बिहार से आई ये खास रिपोर्ट। राजधानी पटना में पटना पुलिस ने कुछ क्राइम में सफलता का स्वाद तो चखा है, पर हत्या जैसी वारदातों का सिलसिला जो जारी है, उस पर पुलिस का अंकुश नहीं लग पा रहा है। आम हत्या की बात तो अलग है, लेकिन विगत 4 महीनों में अपराधियों ने बेखौफ होकर 3 चर्चित हत्याकांडों को दिया है अंजाम। इन कांडों में पुलिस के हाथ कुछ क्लू तो लगे हैं, पर असली कातिल है अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। इन खूनी खेल में कई ऐसे तथ्य सामने देखने को मिलते हैं जिससे पता चलता है कि इन हत्याओं के पीछे एक ही गैंग का हाथ है। बालू की ठेकेदारी में अपना वर्चस्व जमाने के लिए बालू माफिया खेल रहे हैं खूनी खेल। 12 नवंबर 2013, थाना बुद्धा कॉलोनी, हत्या राकेश कुमार। 12 नवंबर को शूटरों ने व्यवसायी राकेश कुमार को गोलियों से भून डाला, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। राकेश ने बालू के कारोबार में भी हाथ डाला था। हत्या का तात्कालिक कारण भले ही शराब विवाद था, पर हत्या के बाद सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही थी। 12 फरवरी 2013, थाना एसके पुरी, हत्या विनय कुमार सिंह। 12 फरवरी की रात में विनय अपने एक दोस्त की बहन की शादी में शिरकत करने बोरिंग रोड स्थित एक वैवाहिक स्थल में गया था। अपने दोस्त के साथ वापस जाने के लिए जब वो गाड़ी में बैठा, तभी क्लोज रेंज से उसे अपराधियों ने गोली मार दी। शहर के पॉश इलाके में हुई इस वारदात ने फैला दी सनसनी। फौरन ही पुलिस अमले ने मौकाए वारदात पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। विनय मूल रूप से मोतिहारी जिले का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा था। उसके संबंध कई अपराधियों से भी थे। बहुत अच्छा प्रोफाइल नहीं था। अभी हम पूरी तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन अभी प्राइमा फेसी हम कह सकते हैं कि विनय का प्रोफाइल बहुत अच्छा नहीं था। विनय का रिलेशन पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके एक बाइकर्स गैंग के साथ भी था। विनय पर दुश्मनों के द्वारा पहले भी कातिलाना हमला हो चुका था, पर किस्मत उसका साथ दे रही थी और अंत में किस्मत भी उसे दगा दे गई। कहा जाता है कि विनय शराब और अन्य धंधे के साथ साथ बालू व्यवसाय में भी अपना पांव पसार चुका था और बालू को लेकर एक बहुत बड़ी डील करने वाला था। सूत्रों की माने तो बालू ठेकेदारी में बढ़ते वर्चस्व को लेकर बालू माफियाओं ने विनय को मौत के घाट उतार दिया। विनय की हत्या के बाद उसके समर्थकों ने घटनास्थल पर जमकर उत्पात मचाया। तकरीबन 30 की संख्या में आए समर्थकों ने
जमकर आस पड़ोस की दुकानों में तोड़फोड़ की। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल हो गया। भारी संख्या में आए पुलिस बल को भी काफी मुशक्कत करनी पड़ी स्थिति को नियंत्रित करने में। पुलिस ने जब बल प्रयोग किया तब उपद्रवी वहां से भाग निकले। अभी एक्शन जो हमें सूचना प्राप्त हुई दुकानदारों ने कि इनके दुकान पे पत्थरबाजी हुई है, उसमें हम लोग जब तक पुलिस टीम पहुंची तब तक ये लोग भाग चुके थे। वीडियोग्राफी बोरिंग रोड पर कराई गई है और दुकानों में जो सीसीटीवी है उनका भी फुटेज हम लोग ले रहे हैं। जो लोग भी शामिल हैं उनका हम 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। और पटना पुलिस का सीधा मैसेज है कि हम किसी प्रकार की गुंडाई नहीं चलने देंगे। पुलिसिया तफ्तीश में अब तक बालू के कारोबार से उपजे विवाद को ही मानकर चल रही है। केस तहकीकात जारी है, लेकिन असली कारण और कातिल का अब तक सुराग नहीं लग पाया है पुलिस को। 20 मार्च 2013 थाना पाटलिपुत्र, हत्या बिरजू राय। 20 मार्च को बिहार पुलिस का सिरदर्द रहा कि कुख्यात बिरजू को पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला। ये घटना उस समय घटी जब वो अपने एक दोस्त के कहने पर घर के पास ही चाय दुकान पर चाय पीने गया था। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिसिया तंत्र फौरन ही हरकत में आ गई। हत्या से गुस्साए लोगों ने राजापुर इलाके को जाम कर दिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बाद और जल्द ही हत्यारों की गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। बिरजू का आपराधिक रिकॉर्ड रहा था। बिहार और झारखंड के कई थानों में बिरजू के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। हाल में ही वो अपहरण के एक मामले में झारखंड के धनबाद जेल से छूट कर आया था। वो शराब और दूसरे धंधे के अलावा बालू व्यवसाय में भी कूद पड़ा था। सूत्रों के मुताबिक बिरजू बालू की एक बड़ी डीलिंग करने वाला था। इन हत्याओं की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तो पुलिसिया तफ्तीश में ये पता चला कि तीनों मृतकों के आपस में कनेक्शन थे। पुलिस को ये भी क्लू मिला कि तीनों का ही बालू व्यवसाय में वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। वैसे भी इन हत्याओं के कुछ बिंदुओं पर नजर दौड़ाएं तो तीनों मर्डर में कई समानताएं मिलती हैं। मसलन तीनों मृतक बालू के कारोबार से भी जुड़े हुए थे। तीनों के संबंध आपराधिक चरित्र वालों के साथ थे। तीनों को मारने में एक ही तरीके का यूज किया गया था। थाना क्षेत्र अलग लेकिन एरिया एक साथ जुड़े थे। पुलिस को तीनों मर्डर में कुछ क्लू हाथ लगे हैं, पर असली सरगना कौन है इसका पता अब तक नहीं लगा पाई है पुलिस। इतना देखने पर यह स्पष्ट है कि इन कांडों में किसी एक ही गैंग का हाथ है और बालू व्यवसाय में बढ़ते दबदबे से बालू माफिया ने तीनों को मौत के घाट उतरवा दिए। पिछले साल पटना का कुख्यात लोथा गोप ने खुद को कोर्ट में सरेंडर कर जेल की राह पकड़ ली थी। शायद उसे डर था कि कहीं उसकी भी हत्या न हो जाए। मृतकों के संबंध लोथा गोप के साथ भी थे। अब तीनों चर्चित कांडों में किस गैंग का हाथ है और असली वजह क्या है इसका पता लगाना तो पुलिस का काम है। पर एक के बाद एक जिस तरह से हत्या हो रही है इसका खुलासा जल्द न हुआ तो जल्द ही कोई दूसरा अपराधियों का निशाना बन सकता है। अब अगला टारगेट कौन हो सकता है ये कहना मुश्किल है। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्तान जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिक्रिया या सुझाव है तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्तान जुर्म ETV 5/96 भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक पर भी हमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दास्तान जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहेंगे। तब तक आप सब रहिए सतर्क और होशियार।
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। बिजनौर में ईटीवी की खबर का हुआ असर, एक पीड़िता पर अत्याचार करने वाले 3 पुलिस वाले सस्पेंड, केस भी हुआ दर्ज। लखनऊ के डबल मर्डर मामले में छोटे अधिकारियों पर गिरी गाज, एसओ गोमती नगर समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, एसएसपी का बाल भी बांका नहीं। सत्ता के मद में चूर अखिलेश सरकार के एक और मंत्री का बड़बोलापन, जनता को मूर्ख, नेताओं को बताया उल्लू का पट्टा। वाराणसी में मोदी के नाम पर भड़के मुरली मनोहर जोशी, सवाल पूछे जाने पर पत्रकारों को डांटा। और चंदौली में नाबालिग से विवाह करते धरा गया पुलिस अधिकारी, छत्तीसगढ़ के सचिवालय में है तैनाती। नमस्कार, मैं हूं भारती सकलानी। सबसे पहले खबर बुलंदशहर से आपको बताएं, जहां पर अडौली ऑनर किलिंग मामले की पीड़िता महविश पर हमला हुआ है। कोतवाली देहात के अडौली गांव में आज शाम उस वक्त महविश और उसकी जेठानी पर उसके घर से महज 100 मीटर दूर ही हमला किया गया, जब वो दूधिया के घर दूध लेने गई हुई थी। महविश के पति अब्दुल हकीम की हत्या के मामले में जेल में बंद गुल्लू और उसके घर के 4 लोगों ने महविश और उसकी जेठानी को अचानक गालियां देते हुए हमला किया। 3 महिलाओं और गुल्लू के भाई सलीम ने महविश की जेठानी की गर्दन दबोच ली और उसको लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। जब महविश ने अपनी जेठानी को बचाने की कोशिश की तो उसको भी हमलावरों ने पीटना शुरू कर दिया। यह वारदात पुलिस की सुरक्षा की मौजूदगी में हुई है। हमले के वक्त महविश की सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले मौके पर मौजूद नहीं थे। बेहोश हुई महविश और उसकी जेठानी को बाद में गांव के लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। नरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नरेंद्र, कौन थे ये हमलावर, कुछ जानकारी मिल पा रही है? हमलावर बताए जा रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने जो महविश के पति थे अब्दुल हकीम, उनकी हत्या की थी और उन्हीं के ये परिजन हैं और फिलहाल जो आरोपी हैं वो जेल में बंद हैं। आपको मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि महविश ने करीब 8 दिन पहले मेरठ में जाकर जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनसे अपनी जान की गुहार लगाई थी। उसने कहा था कि जो आरोपियों के परिजन हैं वो उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उसकी हत्या कर सकते हैं, उसके बच्चों को भी जान के खतरा है उनको। तो आज शाम को ये घटना हुई है। महविश के घर से बमुश्किल 100 कदम की दूरी रही होगी जहां पर उसकी जेठानी दूध लेने गई थी और उसके बाद उनके ऊपर अटैक हुआ और वो जो आरोपी थे वो अपने घर में उसको खींच कर ले गए और उसकी पिटाई की। जब महविश उसको बचाने गई तो उसको भी दबोच लिया गया। इन दोनों की पिटाई की गई है, दोनों महिलाएं बेहोश हो गई थी। उसके बाद जो पुलिस वाले उनके घर पर तैनात थे वो वहां से भागकर आए हैं और बाद में गांव वालों की मदद से इनको जिला अस्पताल लेकर आए हैं। फिलहाल इनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। भारतीय यहाँ पर सबसे गंभीर बात यह है कि आज से करीब 1 महीने पहले महविश की सुरक्षा में 2 महिला पुलिसकर्मी लगी हुई थी, वो भी हटा ली गई और पुलिस के अधिकारी, ऐसा कि महविश का कहना है कि बुलंदशहर के जो पुलिस के अधिकारी हैं वो उसकी बात सुनना नहीं चाहते। उनके परिजनों ने जो लाइसेंस अपनी सुरक्षा के लिए सख्त लाइसेंस मांगे थे उनकी भी अभी तक फाइल पूरी नहीं की गई है और कई महीने हो चुके हैं इस पूरी वारदात को और उनकी सुरक्षा पर लगातार खतरा बना हुआ है। कहीं न कहीं यहाँ पर पुलिस के अधिकारियों की भी चूक है, क्योंकि जब महविश ने पहले ही नरेंद्र यहाँ पर आशंका जता दी थी, उसने बात कह दी थी कि उस पर हमला किया जा सकता है, फिर कहीं न कहीं यहाँ पर कोताही जरूर हुई है। बिल्कुल भारती, जैसा कि अब्दुल हकीम की जो ऑनर किलिंग हुई थी उस मामले में भी महविश और अब्दुल हकीम ने अपनी जान की गुहार लगाई थी बुलंदशहर के एसएसपी से, लेकिन उसके बावजूद भी जब उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया तो बाद में जो महविश के परिवार वाले हैं, खानदान वाले हैं, उन्होंने अब्दुल हकीम को मार डाला था। और महविश बार बार ये कहती रही है कि उनके घर वालों से उसको खतरा है, उसके बच्चों की जान का खतरा है, उसके ससुराल वालों को भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस की गंभीरता जो है वो बहुत ज्यादा नजर नहीं आती। जैसा कि आप आज ही के मामले में देख लीजिए कि जो पुलिसकर्मी यहाँ मौके पर मौजूद थे, वहां से 100 मीटर की दूरी पर झगड़ा होता रहा
उनकी दोनों महिलाओं की पिटाई होती रही, लेकिन पुलिसकर्मी उनको बचाने तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि वो बताया जा रहा है कि मौके पर बाद में पहुंचे हैं जब वो दोनों महिलाएं बेहोश हो गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब वो उनकी हिफाजत के लिए लगाए गए थे तो उनके साथ क्यों नहीं थे। भारती, शुक्रिया नरेंद्र इस तमाम बातचीत के लिए। नरेंद्र बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमलावरों ने महविश और उसकी जेठानी पर यहाँ हमला किया है। फिलहाल इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन पुलिस की लापरवाही इस पूरे मामले में देखने को जरूर मिली है, क्योंकि महविश ने यहाँ पर पहले ही ये इस बात की आशंका जता दी थी कि उस पर हमला हो सकता है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है, और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है इस मामले में। खबर एटा से आ रही है। यहाँ महिला आयोग की पूर्व सदस्य सुजाता वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और हत्या का आरोप पूर्व सांसद साक्षी महाराज के पुत्र पर लगा है। मामला नगर कोतवाली के शिकोहाबाद रोड का है। तो एटा में महिला आयोग की पूर्व सदस्य की हत्या कर दी गई। सुजाता वर्मा इनका नाम था, और गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई है, और हत्या का आरोप पूर्व सांसद के पुत्र पर लगा है। पूर्व सांसद साक्षी महाराज के पुत्र पर यह आरोप यहां लग रहे हैं कि उन्होंने ही सुजाता वर्मा की गोली मारकर हत्या की है। प्रवीण हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, क्या कुछ कनेक्शन यहां पर दिख रहा है पूर्व सांसद के बेटे और सुजाता वर्मा के बीच में? क्यों हत्या की गई है, कुछ साफ होता हुआ नजर आ रहा है? जो बाल कल्याण आयोग के सदस्य सुजाता वर्मा, इसमें इनको देखा था कुछ हमलावरों ने इनको पीछे से गोली मारी, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई सुजाता वर्मा की। लेकिन जो इसमें जो साक्षी महाराज पे जो आरोप लगाया जा रहा है, जो इनके पुत्र है और जो भाई है, इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, इनमें बताया जा रहा है काफी समय से जमीन का कोई विवाद का एक मामला चल रहा था लंबे अरसे से। इसी के विरोध में साक्षी महाराज और इनके हमलावरों ने इनको गोली मार दी गई थी। जी शुक्रिया प्रवीण इस जानकारी के लिए। तो पुरानी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है इस पूरे मामले को। पूर्व सांसद साक्षी महाराज के पुत्र पर यह आरोप यहां पर लगे हैं। नगर कोतवाली के शिकोहाबाद रोड की घटना, जब एटा में महिला आयोग की पूर्व सदस्य सुजाता वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लखनऊ में आज शाम ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की लाटूस रोड स्थित ब्रांच में भयानक आग लग गई। आग बैंक के जनरेटर रूम से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरे बैंक को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की गाड़ियां बमुश्किल बैंक की ऊपरी मंजिल तक पहुंच सकी। आग को बढ़ते हुए देख मौके पर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म को लाया गया, जिसकी मदद से इस आग पर काबू पाया जा सका। आग में कितना नुकसान हुआ इसका आकलन अभी नहीं किया जा सका है। लखनऊ के गोमती नगर में डबल मर्डर का मामला। एसओ गोमती नगर समेत 4 पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में सस्पेंड हो गए हैं। एसएसपी ने 4 पुलिसकर्मियों पर इस पूरे मामले में कार्रवाई की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह देखने को मिली है कि बड़ों पर तो रहम कर दिया गया और छोटे अधिकारी जो हैं उन पर गाज गिरी है इस पूरे मामले में। सबसे बड़ा सवाल एसएसपी रविंद्र गौड़ पर कार्रवाई आखिरकार कब तक होगी? डीजीपी साहब ये कैसा इंसाफ करते हुए नजर आ रहे हैं जब बड़े अधिकारियों को छोड़ दिया जा रहा है और जो छोटे अधिकारी हैं उन पर ही गाज गिर रही है इस पूरे मामले में। लखनऊ की गोमती नगर में डबल मर्डर का यह मामला, जब एसओ गोमती नगर समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं, लेकिन एसएसपी ने 4 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई यहां पर कर दी है, लेकिन बड़ों पर रहम हुआ है और छोटे अधिकारियों पर गाज यहां पर गिरती हुई नजर आ रही है। एसएसपी रविंद्र गौड़ आखिरकार क्यों बचे हुए हैं इस पूरे मामले में, उन पर कार्रवाई कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। लखनऊ के सबसे पॉश कॉलोनी गोमती नगर के दोहरे हत्याकांड में लता और राकेश के हत्यारों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। एक रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। तकनीकी खामी हमारे पास आ गई, इस वजह से रिपोर्ट हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही उठ खड़ा हुआ है कि आखिरकार क्यों यहां पर बड़े अधिकारी बच रहे हैं इस पूरे मामले में, क्यों आखिरकार पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी के गोमती नगर का विपुल खंड वो पॉश इलाका है जहां नेता मंत्री बड़े बड़े नौकरशाह से लेकर पुलिस के